नमस्कार दोस्तों, मैं देशबंधु चौधरी कलाम इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे द्वारा आपको उपलब्ध करवाए जा रहे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक करें, कमेंट कर हमारा हौसला बढ़ाएं, इनको शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल कलाम इंस्टीट्यूट अलवर को सब्सक्राइब करें तथा नए अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, हम राजस्थान की प्रागैतिहासिक सभ्यताओं का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम राजस्थान की एक अन्य महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक सभ्यता नोह सभ्यता का अध्ययन करेंगे कि नोह सभ्यता कहां प्राप्त हुई है, किस नदी के किनारे विकसित हुई है, इसका उत्खनन का कार्य किसने किया था और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या हैं। इन महत्वपूर्ण आयामों को ध्यान में रखकर दोस्तों आज हम बात करते हैं नोह सभ्यता की। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों, जो अगली सभ्यता है वो है नोह सभ्यता। नोह सभ्यता, नोह सभ्यता दोस्तों, नोह सभ्यता हमें प्राप्त हुई है भरतपुर से 6 किलोमीटर दूर आगरा रोड पर एक स्थान है, उस स्थान का नाम है नोह। यहां प्राप्त हुई थी कौन सभ्यता? नोह सभ्यता। और दोस्तों, यहां से एक नदी जाती है, आपको पता होगा, रूपा रेल नदी, और रूपा रेल नदी के किनारे पर विकसित हुई थी कौन सभ्यता? नोह सभ्यता। दो इंपॉर्टेंट चीज हैं, यह सभ्यता भरतपुर से 6 किलोमीटर दूर, यह सभ्यता भरतपुर से 6 किलोमीटर दूर आगरा रोड पर, भरतपुर से 6 किलोमीटर दूर आगरा रोड पर नोह नामक स्थान पर प्राप्त हुई। आगरा रोड पर नोह नामक स्थान पर प्राप्त हुई। तो यह सभ्यता हमें कहां प्राप्त हुई है? भरतपुर से 6 किलोमीटर दूर आगरा रोड पर एक स्थान है नोह, और वहां से हमें दोस्तों यह सभ्यता प्राप्त हुई है नोह सभ्यता। उसके बाद देखिए कहां विकसित हुई दोस्तों यह सभ्यता? यह सभ्यता रूपा रेल नदी, यह सभ्यता रूपा रेल नदी के किनारे विकसित हुई। यह सभ्यता कहां विकसित हुई? रूपा रेल नदी के किनारे विकसित हुई। तो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है, यह सभ्यता कहां विकसित हुई दोस्तों? यह सभ्यता विकसित हुई थी रूपा रेल नदी के किनारे। उसके बाद हम बात करते हैं इसके उत्खनन की कि नोह सभ्यता का उत्खनन किस किस के द्वारा किया गया था। दोस्तों, नोह सभ्यता का उत्खनन किया गया था 1963 से 1967 ईस्वी के मध्य, और 1963 से 1967 ईस्वी के मध्य दोस्तों इसका जो उत्खनन किया गया था वो था राजस्थान पुरातत्व विभाग, राजस्थान पुरातत्व विभाग। और राजस्थान पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में दोस्तों किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने। किसने किया था? रतन चंद्र अग्रवाल ने। और इधर दोस्तों कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था डॉक्टर डेविडसन। तो दोस्तों, इस सभ्यता का जो उत्खनन हुआ है वो हुआ है रतन चंद्र अग्रवाल और डॉक्टर डेविडसन के संयुक्त निर्देशन में। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना होगा, नोह सभ्यता का उत्खनन 1963 से 1967 ईस्वी के मध्य किया गया है। इधर राजस्थान पुरातत्व विभाग है, उधर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय है। इन दोनों के संयुक्त निर्देशन में किस किसने किया है? रतन चंद्र अग्रवाल ने किया है और डॉक्टर डेविडसन ने किया है। तो तीन महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों आपको याद रखनी है। नोह सभ्यता स्थल कहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों? भरतपुर से 6 किलोमीटर दूर आगरा रोड पर एक नोह नामक स्थान है जहां से हमें यह सभ्यता प्राप्त हुई है। उसके बाद दोस्तों यह सभ्यता कहां विकसित हुई थी? यह सभ्यता रूपा रेल नदी के किनारे विकसित हुई थी। उसके बाद है यहां जो उत्खनन किया गया था, यहां उत्खनन किया गया था 1963 से 1967 ईस्वी के मध्य रतन चंद्र अग्रवाल ने और डॉक्टर डेविडसन ने यहां क्या किया था? उत्खनन किया था। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नोह सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताएं कि इस सभ्यता के उत्खनन में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं और उन अवशेषों के आधार पर हमें कौन कौन सी जानकारी यहां से मिलती है।
तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें नोह सभ्यता की विशेषताओं की, तो नोह सभ्यता से हमें मौर्य कालीन एवं कुषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज है मौर्य कालीन एवं कुषाण कालीन अवशेष। तो पहली बात है हमें यहां से क्या प्राप्त हुए हैं दोस्तों, हमें यहां से मौर्य कालीन एवं कुषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद यहां से दोस्तों जो अवशेष मिले हैं, उन अवशेषों के आधार पर पता लगाया जाता है कि बहुत पहले यहां 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही यहां लोहे का प्रयोग किया जाता था और यहां के जो लोग थे वो लोहे के उपयोग से पूरी तरह परिचित थे। तो ये जो लोग हैं वो कैसे हैं, वो लोह युगीन जो संस्कृति है उससे आज से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व पहले ही परिचित थे। तो यहां से प्राप्त अवशेषों के आधार पर पता चलता है कि यहां से प्राप्त अवशेषों के आधार पर, यहां से प्राप्त अवशेषों के आधार पर पता चलता है कि 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व पहले यहाँ के लोग लोहे का उपयोग करते थे। 12वीं सदी ईसा पूर्व पहले ही यहाँ के लोग लोहे का उपयोग करते थे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहाँ के लोगों को लोहे के उपयोग का पूरा ज्ञान था। यहाँ के लोगों को लोहे के उपयोग का पूरा ज्ञान था। तो दो इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकल कर आती है दोस्तों कि यहां से हमें मौर्य कालीन और कुषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज निकल कर आती है दोस्तों कि यहाँ जो अवशेष प्राप्त हुए थे उन अवशेषों को जब अध्ययन किया गया था तो अध्ययन से हमें यह पता लगा था कि 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व पहले ही यहाँ में किसके साक्ष्य मिले हैं, लोहे के, और उनसे हमें पता चला है कि यहाँ के लोगों को लोहे के उपयोग का पूरा ज्ञान था। उसके बाद हम अगली विशेषता की बात करें दोस्तों, तो जो नोह सभ्यता है, लोह सभ्यता में हमें क्या मिला है दोस्तों, लोहा मिला है। तो लोह युगीन संस्कृति के अवशेष भी हमें कहां से मिलेंगे, लोह सभ्यता से। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज जो है दोस्तों, लोहा, लोह युगीन सभ्यता है, कौन सभ्यता, लोह सभ्यता। लेकिन ध्यान रखना कि तांबे के साक्ष्य यहां से बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो तांबे के साक्ष्य हमें बिल्कुल नहीं मिलेंगे, कहां से, नोह से। अब वो ऐसे ही फंसाएगा आपको। अब लोहा तो यहां से मिलेगा, बाद में दिमाग लगाएगा कि अगर लोहा मिला है तो कुछ ना कुछ मात्रा में यहां से हमें क्या मिला होगा, तांबा भी मिला होगा। लेकिन नहीं, यहां से हमें क्या नहीं मिला है, तांबे के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहां से हमें तांबे के साक्ष्य, इंपॉर्टेंट है, यहां से हमें तांबे के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। यहां से हमें किसके साक्ष्य प्राप्त नहीं दोस्तों, तांबे के साक्ष्य यहां से हमें बिल्कुल प्राप्त नहीं हुए हैं। और लोहे का उपयोग का यहाँ के लोगों को पूरा ज्ञान था। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको याद रहना चाहिए कि यहां से हमें तांबे के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ये कैसी सभ्यता आ जाएगी, ये लोह युगीन सभ्यताओं में आ जाएगी, ठीक है। और लोह युगीन संस्कृति के अवशेष यहां से हमें मिलेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज हमें यहां से किसके अवशेष नहीं मिलेंगे दोस्तों, तांबे के साक्ष्य हमें यहां से नहीं मिलेंगे। अब जब दोस्तों यहां का उत्खनन किया गया था ना, तो यहां के उत्खनन से हमें 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, मतलब 5 युगों के अवशेष मिले हमें नोह से। 5 सांस्कृतिक युगों के, महाभारत काल से लेकर और लोह युगीन संस्कृति तक के अवशेष हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, नोह से प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, यहां से हमें अगली विशेषता है, यहां से हमें 5 सांस्कृतिक युगों, यहां से हमें 5 सांस्कृतिक युगों, यहां से हमें 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और कहां से कहां तक हैं, 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष। और ये 5 सांस्कृतिक युग कहां से कहां तक हैं, ये दोस्तों हैं महाभारत काल से लेकर, महाभारत काल से लेकर और कहां तक हैं ये,
लोह युग तक के। तो हमें यहां से 5 सांस्कृतिक युग के अवशेष मिले हैं। अब आपसे पूछ लेगा कि महाभारत काल के अवशेष 9 से, और ये सवाल आया भी है कि महाभारत कालीन अवशेष कहां से प्राप्त हुए। उसमें उत्तर था बैराट एवं नोह दोनों से। तो बैराट हम पढ़ाएंगे, इसके बाद बैराट से प्राप्त हुए हैं और नोह से प्राप्त हुए। तो आपको याद रहना चाहिए कि महाभारत काल से लेकर और लोह युग तक के अवशेष हमें मिले कहां से, नोह सप्ताह से, और 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष हमें यहां से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा नौ सप्ताह के बारे में। नौ सप्ताह में मौर्य काल और कुषाण काल के अवशेष मिले हैं। यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए उससे हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग 12वीं सदी ईसा पूर्व पहले ही लोहे का उपयोग करते थे। यहाँ के लोगों को लोहे के उपयोग का पूरा ज्ञान था, लेकिन ये लोग तांबे के बारे में और तांबे का उपयोग ये नहीं करते थे। यहाँ से हमें 5 सांस्कृतिक युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं और ये 5 सांस्कृतिक युग कहाँ से लेकर कहाँ तक हैं, महाभारत काल से लेकर और लोह युग तक के अवशेष हमें यहां से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद दोस्तों हम अगली बात करते हैं नौ सभ्यता की, और हम बात करते हैं अगली विशेषता में यहाँ के मृद भांडों की कि नौ सभ्यता से कौन कौन से मृद भांड प्राप्त हुए हैं। तो अब हम बात करते हैं मृद भांड। मृद भांड, मृद, अब देखिए यहां जो मृद भांड प्राप्त होंगे दोस्तों, पहले हम पढ़ रहे थे लाल एवं काले रंग के मृद भांड प्राप्त होते थे। यहां से प्राप्त होंगे हमें मृद भांड पेंटेड ग्रे वेयर, सलेटी चित्रित मृद भांड, और काले एवं लाल रंग के मृद भांड हमें कहां से प्राप्त होंगे दोस्तों, नौ से। तो यहां से हमें कैसे मृद भांड प्राप्त होंगे, यहां से हमें सलेटी चित्रित, यहां से हमें सलेटी चित्रित धूसर मृद भांड, यहां से हमें सलेटी चित्रित धूसर मृद भांड, पेंटेड ग्रे वेयर, इनको कहा जाता है PGW। तो कैसे मृद भांड प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखना है, ऐसे मृद भांड हमने आपको पहले अन्य सप्ताह में नहीं बताए हैं। ये हमें कहां से प्राप्त हुए दोस्तों, नौ से। कौन से मृद भांड, पेंटेड ग्रे वेयर PGW, सलेटी चित्रित धूसर मृद भांड एवं गेरू रंग के मृद भांड, एवं गेरू रंग के मृद भांड कहां से प्राप्त हुए हैं, ये प्राप्त हुए दोस्तों कहां से, नौ से। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना होगा कि नौ से हमें सलेटी चित्रित धूसर मृद भांड तथा गेरू रंग के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। अब देखिए इन मृद भांडों पर अलंकरण किया गया था काले रंग से। कैसे रंग से, इन मृद भांडों पर काले रंग से, इन मृद भांडों पर काले रंग से, इन इंपॉर्टेंट, इन मृद भांडों पर काले रंग से ज्यामितीय अलंकरण, मतलब फूल पत्ती त्रिभुज चतुर्भुज षटकोण बनाए गए थे, ज्यामितीय अलंकरण किया गया, ज्यामितीय अलंकरण किया गया था सलेटी चित्रित धूसर मृद भांडों पर और गेरू रंग के मृद भांडों पर ज्यामितीय अलंकरण किया गया था। कैसे रंग से किया गया था, काले रंग से इन पर ज्यामितीय अलंकरण किया गया था। ज्यामितीय अलंकरण का मतलब है तो दोस्तों जो मृद भांड प्राप्त हुए थे वो सलेटी चित्रित धूसर मृद भांड थे और गेरू रंग के मृद भांड प्राप्त हुए थे। इन पर काले रंग से ज्यामितीय अलंकरण किया गया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो मृद भांड थे, यहां हमें एक चिड़िया और गौरैया, चिड़िया में गौरैया की एक अनूठी मूर्ति प्राप्त हुई है। इसका मृद भांड के रूप में उपयोग किया गया है, ढक्कन के रूप में। तो अगली विशेषता है यहां से हमें मृद भांडों के समान, यहां से हमें मृद भांडों के समान चिड़िया गौरैया की आकृति प्राप्त हुई है, आकृति प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग मृद पात्रों के ढक्कन के रूप में, मृद पात्रों के ढक्कन के रूप में किया जाता था, मृद पात्रों के ढक्कन के रूप में किया जाता
इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता था? मृद पात्रों के ढक्कन के रूप में किया जाता था। तो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि मृद भांडों के समान हमें चिड़िया या गौरैया की एक आकृति प्राप्त हुई है। संभवतः इसका उपयोग मृद पात्रों के ढक्कन के रूप में किया जाता था। यह संपूर्ण भारत में एक अनूठी विशेषता है। यह संपूर्ण भारत की एक अनूठी विशेषता है। यह संपूर्ण भारत की एक अनूठी विशेषता है। इस प्रकार की आकृति हमें अन्य किसी सभ्यता स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। तो आपको याद रखना होगा, चिड़िया या गौरैया के समान मृद पात्र या मृद भांड की आकृति, जिसका उपयोग किसके रूप में किया गया दोस्तों? मृद पात्रों के ढक्कन के रूप में किया गया है। कहां से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है दोस्तों नोह सभ्यता से। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अन्य विशेषताओं में दोस्तों। तो दोस्तों जो मृद भांड है, इन मृद भांडों पर मैंने आपको बताया था कि मृद भांडों पर ज्यामितीय अलंकरण किया गया था और कई मृद भांडों पर हमें स्वास्तिक चिन्ह की भी आकृति प्राप्त हुई है। तो धर्म में विश्वास करते थे लोग। तो यहाँ के मृद भांडों पर स्वास्तिक चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। यहाँ के मृद भांडों पर दोस्तों क्या प्राप्त हुए हैं? यहाँ के मृद भांडों पर स्वास्तिक चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। उसके बाद अगली विशेषता है, यहाँ से हमें किरपस वर्णीय मृद भांड। और आपको कमेंट में बताना होगा कि मैंने आपको एक सभ्यता में और बताया था, उस सभ्यता से भी किरपस वर्णीय मृद भांड मिले थे। तो यहां से भी हमें क्या मिले हैं? किरपस वर्णीय मृद भांड। अब दोस्तों आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये होते क्या हैं? किरपस वर्णीय मृद भांड या कपिस वर्णीय मृद भांड भी इनको कहीं कहीं कहा गया है। किरपस वर्णीय या कपिस वर्णीय मृद भांड, इससे पहले भी एक सभ्यता मिले थे, वो मैंने आपको बता चुका हूं। आप कमेंट में बताइएगा कि किस सभ्यता में कपिस वर्णीय या किरपस वर्णीय मृद भांड मिले थे। उसके बाद हमें नोह सभ्यता से भी कैसे मृद भांड मिले हैं? किरपस वर्णीय मृद भांड। देखिए दोस्तों, मृद भांडों का जो निर्माण किया गया है वो मिट्टी से किया जाता था। किरपस वर्णीय मृद भांड उन मृद भांडों को कहा गया है जिन मृद भांडों के निर्माण में पत्थरों का उपयोग किया गया है। जिन मृद भांडों के निर्माण में पत्थरों का उपयोग किया गया है उन मृद भांडों को कहा जाता है। कौन से मृद भांड? किरपस वर्णीय या कपिस वर्णीय मृद भांड। आपको समझ में आ गया होगा, ये शब्द मैं बार बार कहूंगा आपसे। तो कपिस वर्णीय मृद भांड आप समझना कि सामान्यतः मृद भांड मिट्टी के बनाए जाते हैं, लेकिन यदि मृद भांडों के निर्माण में पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है तो उसे हम किरपस वर्णीय या कपिस वर्णीय मृद भांड कहेंगे। तो दोस्तों यहां से हमें किरपस वर्णीय मृद भांड प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, यहां जो मृद भांड प्राप्त हुए हैं उन मृद भांडों पर हमें कपड़े का चिपकन प्राप्त हुआ है, कपड़ा चिपक रहा है। इससे हम अनुमान लगाते हैं कि यहां दोस्तों 1100 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईसा पूर्व पहले यहाँ के लोग जो थे वो अलंकृत करना जानते थे अपने मृद भांडों को, जिससे मृद भांडों पर क्या मिला हमें? कपड़े का चिपकन मिला है, कपड़ा चिपका हुआ है। उससे अनुमान लगाया गया है कि लोग क्या करते थे? इन पर अलंकरण करते थे। तो यहाँ के मृद भांडों पर कपड़ों का चिपकन, यहाँ के मृद भांडों पर कपड़ों का चिपकन, यहाँ के मृद भांडों पर कपड़ों का चिपकन इस बात का साक्षी है कि यहाँ 1100 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व तक मृद भांडों को अलंकृत किया जाता था। मृद भांडों को अलंकृत किया जाता, मृद भांडों को क्या किया जाता दोस्तों? अलंकृत किया जाता था। उसके बाद यहां से हमें लाल एवं काले रंग के मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं। यहां से हमें क्या प्राप्त हुए दोस्तों? लाल एवं काले रंग के मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं। लेकिन ध्यान रखना, यह हमें
तांबे के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता संस्कृति के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ किसके साक्ष्य मिले हैं? लोहयुगीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन बावजूद इसके यहाँ से हमें कैसे मृद भांड मिले हैं? लाल एवं काले रंग के मृद भांड भी यहाँ से मिले हैं। यहाँ के मृद भांडों पर कपड़ा चिपका हुआ है, तो यहाँ के मृद भांडों पर कपड़ों का चिपकन इस बात का साक्षी है कि 1100 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक भी यहाँ के जो लोग थे वो मृद भांडों को क्या करते थे? अलंकृत करते थे। और यहाँ से हमें लाल एवं काले रंग के मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? नोह से। उसके बाद देखो दोस्तों, अगली विशेषता की यदि हम बात करें तो नोह से हमें पाप हत्तस अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? पाप हत्तस एक मुद्रा प्राप्त हुई है। उस मुद्रा पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों? उस मुद्रा पर लिखा हुआ है पाप हत्तस, पाप हत्तस। तो यहां से क्या प्राप्त हुआ है? यहां से पाप हत्तस अंकन वाली मुद्रा, यहां से पाप हत्तस अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुई है। यहां से दोस्तों क्या प्राप्त हुआ है? यहां से हमें पाप हत्तस का अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुई है। ये प्राप्त हो गई, लेकिन ये मुद्रा हमें किसकी जानकारी देती है? तो ये वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना का संकेत है। तो पाप हत्तस अंकन वाली मुद्रा किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? नोह सभ्यता से। अब पाप हत्तस यदि उस मुद्रा पर लिखा हुआ है तो ये किस बात का प्रतीक है? जो पाप हत्तस के अंकन वाली मुद्रा है ये वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना, वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना, ये क्या है? वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। जो पाप हत्तस के अंकन वाली जो मुद्रा प्राप्त हुई है ये वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। तो आपको याद रखना होगा पाप हत्तस के अंकन वाली मुद्रा कहां से प्राप्त हुई दोस्तों? कहां से प्राप्त हुई है? नोह से। उसके बाद देखें दोस्तों, नोह से हमें यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ है? अगली विशेषता में यहां से हमें जाखम बाबा की मूर्ति, इंपॉर्टेंट है, यहां से हमें जाखम बाबा की मूर्ति, यहां से हमें क्या मिला है? जाखम बाबा की मूर्ति तथा यक्ष यक्षिणी, यहां से हमें जाखम बाबा की मूर्ति तथा यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई है। जाखम बाबा की मूर्ति तथा यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई हैं। कहां से दोस्तों? नोह से। तो नोह से पाप हत्तस अंकन वाली मुद्रा मिली है जो वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। इसको हम विस्तार से आपको बताएंगे वैदिक धर्म क्या है। ऋग्वेद और वैदिक काल क्या था? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसको हम वैदिक सभ्यता में आपको पढ़ाएंगे। तो जो पाप हत्तस अंकन वाली मुद्रा है ये वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। उसके बाद यहाँ से हमें जाखम बाबा की मूर्ति और यक्ष एवं यक्षिणी की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। और ये जिस कला को दोस्तों दर्शाता है वो दर्शाता है मथुरा कला। मैंने आपको बताया था कि मूर्ति कला की दो शैलियां थी, एक मथुरा शैली, एक गांधार शैली। ये कई जगह आई भी थी दोस्तों, तो आपको बताना होगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि गांधार शैली का मैंने वर्णन किस सभ्यता में किया था। ये सभ्यताएं ऐसे ही आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगी। तो यहाँ से हमें जाखम बाबा की मूर्ति और यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। और ये किसका प्रतीक है दोस्तों? ये मथुरा कला का प्रतीक है। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट सभ्यता थी नोह सभ्यता। नोह सभ्यता के बारे में आपको दोस्तों बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम पढ़ा जाता है, लेकिन हमने इसके जितने भी आयाम हो सकते थे वो सारे आपको बताए थे। तो जो नोह सभ्यता है दोस्तों ये हमें नोह नामक स्थान पर भरतपुर से 6 किलोमीटर दूर आगरा रोड पर है, वहां से प्राप्त हुई है। यह सभ्यता रूपारेल नदी के किनारे विकसित हुई थी। यह उत्खनन का कार्य 1963 से 1967 ईस्वी के मध्य रतन चंद्र अग्रवाल और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डॉक्टर डेविडसन के नेतृत्व में किया गया था। यहाँ की हमने विशेषताओं की बात की दोस्तों, यहाँ से हमें 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और 5 सांस्कृतिक युगों का मतलब है कि यहाँ से हमें महाभारत काल से लेकर और लोह युगीन संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए थे। यहाँ से हमें कुषाण कालीन एवं मौर्य कालीन अवशेष भी प्राप्त
हुए थे। उसके बाद हमने यहाँ के मृद भांडों की बात की दोस्तों, तो यहाँ से सलेटी चित्रित दूसरा मृद भांड और गेरू रंग के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। यहाँ से लाल एवं काले रंग के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। यहाँ के मृद भांडों पर स्वास्तिक चिन्ह भी मिलता है। यहाँ के मृद भांडों के साथ हमें एक चिड़िया या गौरैया के समान आकृति मिलती है, जो संपूर्ण भारत की एक अनूठी विशेषता है। उसके बाद दोस्तों हमने अगली विशेषताओं की बात की, तो यहाँ से हमें पाप हत्तस अंकन वाली मुद्रा मिली है, जो वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। उसके बाद यहाँ से हमें जाखम बाबा की मूर्ति और यज्ञ शिक्षण की मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ से जो अवशेष मिले हैं उसका हमने अध्ययन किया था। उन अध्ययन से पता चला था कि 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व पहले भी यहाँ लोहे का प्रयोग होता था। इसका मतलब यह है कि यहाँ के लोगों को लोहे के उपयोग का पूरा ज्ञान था। दोस्तों ये थी एक महत्वपूर्ण सप्ताह, नौ सप्ताह। तो दोस्तों आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए और हमारे द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे गुणवत्तापूर्वक